नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी लगातार खास खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। दीपेश के पास चलूं इससे पहले एक बड़ी खबर, अहम खबर आगर मालवा से आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर चोरी के आरोपी की पिटाई की गई। 2 युवकों को गांव वालों ने जमकर पीटा है। युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गांव वालों ने सड़क पर ही इंसाफ कर दिया है, ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों की पिटाई की है। आगर मालवा से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तालिबानी इंसाफ देखने को मिला है। ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों की पिटाई की गई है और भीड़ ने इन्हें जमकर पीटा है। 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का यह पूरा मामला। इन पर आरोप है कि इन्होंने ट्रैक्टर चोरी करने की कोशिश की थी और इसके बाद इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पीटने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं आगर मालवा से रजनीश सेठी। रजनीश, अभी तक की क्या ताजा जानकारी? रजनीश, क्या ताजा जानकारी? जी, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पूरा बड़ौद थाना क्षेत्र के लोटिया कृष्णा ग्राम का ये पूरा मामला है, जहाँ पर कल देर रात में 2 युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए थे। इन युवकों पर आरोप था कि ये लोग ट्रैक्टर चोरी कर रहे थे और इन्हें ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा था। तो इन दोनों युवकों की ग्रामीणों ने काफी बेरहमी से पिटाई की, इनके हाथ पैर बांध के और इनसे डंडे और लातों से इनकी पिटाई की। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुरी तरह ग्रामीण इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और बाद में अब देखना होगा कि अब इसमें मामले में पुलिस इसमें अब पूरी जांच कर रही है कि किस आखिर ये युवक वास्तव में चोरी करने की नियत से वहां पहुंचे थे या किसी तरह की गलतफहमी का। ये दोनों युवक रजनीश कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? जी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बाकी ये कंजर, इनका बता रहे हैं कि कंजर गिरोह के सदस्य है और चूंकि क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात काफी बढ़ी हुई थी, ग्रामीण इससे परेशान थे और कल देर रात में अचानक ये युवक ट्रैक्टर चोरी के आरोप में पकड़ा है और इसके चलते इनकी पिटाई की गई थी। रजनीश, ट्रैक्टर चोरी करना इतना आसान नहीं होता है। क्या इस इलाके में ट्रैक्टर चोरी करना इतना आसान है? और किस तरीके से ये ट्रैक्टर चोरी कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जो लोग पीट रहे थे, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, कैसे ट्रैक्टर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे लोग? जी, यहाँ पर मैं बता दूं कि इस एरिया में हमारे जो आगर मालवा जिले में लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है। 2 पहिया वाहनों ट्रैक्टर चोरी की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तो कल देर रात भी कुछ इस तरह से ये दोनों युवक ट्रैक्टर के पास में स्टार्ट करते हुए, जो ग्रामीणों ने जिस तरह बताया कि स्टार्ट कर रहे थे, करने की कोशिश करके और इसको चोरी करने की नियत से ले जा रहे थे। ये स्टार्ट कैसे कर रहे थे रजनीश, इसके बारे में कोई जानकारी? स्टार्ट कैसे कर रहे थे? क्या कोई इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी या ऐसी चीजें इनके पास मिली हैं, कुछ चीजें जिससे साबित हो कि ये लोग चोर हैं? नहीं, इस तरह का तो कोई जानकारी ग्रामीणों द्वारा नहीं दी गई कि वो कुछ औजार इनके पास थे या नहीं था। ये अभी चूंकि जांच का विषय है, आगे अब धीरे धीरे जैसे पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी तब ये चीजें सामने आएगी कि वास्तव में इनके पास में कुछ डुप्लीकेट चाबी थी या किस तरह से चोरी कर रहे थे, या ये चोर भी थे कि नहीं थे, या ग्रामीणों के गलतफहमी का शिकार हुए। अभी ये पूरा मामला चूंकि इन्वेस्टिगेशन का है। चलिए, पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में भी है, पुलिस के पास ये फुटेज पहुंच चुका है। इसी के आधार पर पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति को एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। तो कोरोना को लेकर इस वक्त की क्या खास खबर है, सीधे रुख करेंगे इस वक्त न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले लगातार मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू।
शुक्रिया कमरुद्दीन। तो कोरोना को लेकर लगातार अब इंतजार किया जा रहा था कि वैक्सीन कब आएगी और वैक्सीन जल्द आने वाली है। इसको लेकर ड्राई रन शुरू हो चुका है। मॉक ड्रिल आज देखने को मिली है कि किस तरह से जब वैक्सीन आएगी तो उसके वैक्सीनेशन का काम होगा, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसको एक प्रोग्राम के तहत समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पर कमी रहने वाली है, कहां हमें उसे दुरुस्त करना है। तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन की तैयारी को परखने के लिए यह ड्राई रन हुआ है। राजधानी भोपाल के 3 पॉइंट पर वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जिसके लिए गोविंदपुरा डिस्पेंसरी, जेके अस्पताल, कोलार और गांधीनगर हेल्थ सेंटर को चुना गया। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी सारी तैयारियां की गई थी। इन तैयारियों का जायजा मंत्री विश्वास सारंग ने लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी जो तैयारी है वो दुरुस्त है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया कि जिस ऐप पर रजिस्टर्ड होगा वो रजिस्टर ठीक तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो अलग अलग सीक्वेंस हैं वो किस तरह से वर्किंग करने वाले हैं, वो तमाम चीजें आज इस मॉक ड्रिल के दौरान परखी गई है। कितनी तैयार है सरकार? पूरी तरह तैयार है। ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल है। अभी तक जितने लोगों को ड्राई रन के माध्यम से वैक्सीन लगा गया उनके पास SMS आ गया है, जो कि सबसे प्रमुख व्यवस्था है। इसका मतलब है कि जिनको वैक्सीन लगा गया वो रजिस्टर हो गए हैं ड्राई रन में और हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि वैक्सीन के मामले में उन्होंने फिर देश को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा किया है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद है। सर, आम लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब से प्रॉपरली शुरू हो जाएगी, पहले किसको लगेगी, बाद में किसको लगेगी, इसको लेकर कुछ क्राइटेरिया सरकार ने तय किया। हालांकि हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने वर्कर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली लिस्ट में है और जो जो प्रोटोकॉल आएगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। इसका पूरा आज ड्राई रन था, तो ये ड्राई रन में जब हमने आज भाग लिया और सभी ऑफिसर से बात की तो हमको लगा कि उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उनको अच्छे से ब्रीफिंग किया गया है। एंड जब भी ये पूरा शुरू होगा अभियान तो आई थिंक कि वो अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करेंगे और आज के ड्राई रन से सीख लेते हुए हम भी स्टेट की तरफ से अच्छे से प्लानिंग करेंगे। मैडम, आपने सारी चीज़ें अंदर समझी, अधिकारियों से बातचीत की, क्या लगता है कुछ कमी तो नहीं है जो आगे चल के उसे ठीक किया जा सके? देखिए, ड्राई रन का पर्पज़ यही है कि हम आज जब हर जगह पे ये हो जाएगा तो हम एक डीब्रीफिंग सेशन रखेंगे और अधिकारियों से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कोई मुश्किल आई। प्राइमा फेसी देखने में मुझे तो नहीं लगा कि किसी चीज़ की कोई कमी है, बट फिर भी जो काम कर रहे हैं उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी तरह की परेशानी हुई या नहीं हुई। तो वो चीज़ हम डीब्रीफिंग सेशन में समझेंगे और हम स्टेट की प्लानिंग में उसको ध्यान रखेंगे। आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है और इस ड्राई रन में कई महिला स्वास्थ्यकर्मी पहुंची हुई हैं और उनके नाम उन 25 नामों में शामिल हैं जिनको आज ड्राई रन कराना है। एक जो महिला स्वास्थ्यकर्मी है वो अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका बच्चा तो बहुत छोटा है, आप ड्राई रन के लिए आई हैं क्या? हाँ सर, मीटिंग थी इसलिए आई हूँ और अभी मेरे घर में कोई था नहीं रखने वाला, इसलिए आना पड़ा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है ड्राई रन के लिए, वैक्सीन के लिए? जी। तो आपको लगता है कि अगर छोटा बच्चा है उसको लेके आए हैं आप, फिर भी जो है आप ड्राई रन करवाना चाहती हैं ताकि आम लोगों को जो सुविधा बाद में होगी ड्राई रन के बाद में जब वैक्सीनेशन होगा, तो आप ये मुश्किल उठाने को तैयार हैं? जी सर, क्योंकि पहले हम लोग स्वास्थ्य विभाग के पहले हम ट्राई करेंगे तभी तो हम लोगों को सही सलाह दे पाएंगे और उससे डरने की जिस तरीके से लोगों में डर है वो डर हट पाएगा। लेकिन आपका बच्चा बहुत छोटा है, उसकी चिंता भी तो आपको करनी होगी। सर, उसको चिंता करते हुए ही मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरे सहयोगी बहुत अच्छे हैं जो मेरे को साथ में लेके उसका सहयोग देते हैं। कुछ और भी महिला स्वास्थ्यकर्मी, आपका भी बच्चा बहुत छोटा है फिर भी आप ड्राई रन के लिए आई हैं? जी सर, हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर आम जनता कैसे करवा पाएगी? हम लोगों को पहले आगे आना पड़ेगा, तभी तो दूसरे हमें देखकर सोचेंगे कि अब ये लोग बच्चे को ले लेके कर सकती हैं तो हम लोग भी लगवा सकते हैं। कोरोना के दौरान में कितना मुश्किल वक्त रहा आपको, खास तौर से छोटे बच्चे को लेकर ही काम किया है। तब मार्च से अभी तक हमने बच्चे को ले लेकर ही पूरी फील्ड में घूमे। कोरोना का सर्वे भी ऐसे ही किया, इसको लिए ही। अब आप लगता है कि अब कोरोना खत्म होगा, वैक्सीन आ जाएगी, आप लोग ड्राई रन करेंगे, फिर आम लोग जो है जब आ जाएगी वैक्सीन तो उनको फिर वैक्सीन लग सकेगी आराम से? जी सर, और क्या लगेगी, और हम लोग लगवाएंगे सर। हम लोग फील्ड में घूम के यही काम करते हैं सर, सबको मोटिवेशन करते हैं, सब लोगों से कहते हैं कि आप लोग डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, पहले हम लोग लगवाएंगे फिर हम आप लोगों को लगवाएंगे।
तो ये महिला स्वास्थ्यकर्मी हैं जो 25 महिला स्वास्थ्यकर्मी आज जिन पर ड्राई रन किया जाना है उनमें शामिल हैं, और वो सिर्फ इसलिए आई हैं यहाँ पर कि बाद में जब वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी तो फिर आम लोगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए उसकी जो तैयारी है उसमें भागीदार बनना चाहती हैं, भले ही उनके बच्चे छोटे क्यों ना हो। ऐसे जज्बे को कहीं ना कहीं सलाम करने का मन करता है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जब तक सब सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यही है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीय का अधिकार है। और चलिए रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर नाबालिग बच्चियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। निशातपुरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह में 2 महिला आरोपी भी शामिल हैं। 5 सदस्य गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया। 2 महिला और 1 पुरुष अभी भी फरार हैं। आरोपियों के पास से नाबालिग लड़की बरामद हुई है। नाबालिग के भाई ने अपहरण की रिपोर्ट निशातपुरा थाने में दर्ज कराई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बच्चियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। के द्वारा रिपोर्ट की गई, उसकी बहन 2-3 दिन से नहीं मिल रही है और कोई अज्ञात व्यक्ति उसको बेला फुसला कर ले गया। थाना निशातपुरा पुलिस ने लगातार तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि भोपाल के एक पुरुष और एक महिला के साथ वो लड़की रतलाम तरफ गई है। तो यहाँ से रतलाम पार्टी भेजी गई और बताए गए पते पे ज्ञात हुआ कि उस नाबालिग बच्ची की शादी कर दी गई है। और फिर जहां गई तो वहां बरामद किया गया उस लड़की को और आरोपी को भी बरामद किया गया। तो ज्ञात हुआ कि इन आरोपियों ने 2 लाख रुपए में उस नाबालिग बच्ची को बेच दिया था। हमारे संवाददाता भोपाल से मनोज जुड़े हैं। मनोज, आखिर बताइए इसका खुलासा हुआ कैसे और क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देख सकते हैं इसे? जी बिल्कुल, पूरा मामला आपने सही कहा कमरुद्दीन, उसी से जुड़ा हुआ। यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई थी और निशातपुरा में नाबालिग लड़की जो है वो लापता हुई थी। परिजनों ने शिकायत की थी। जब जांच की तो पता चला कि इस लड़की को भेला फुसला के 2 महिला 1 पुरुष अपने साथ कहीं ले गए। और जब एक संदिग्ध को हिरासत में लिए गए तो पता चला कि रतलाम उसे ले गए हैं। रतलाम फिर निशातपुरा थाने की एक टीम भेजी गई। वहां पर जो लड़की थी उसको बरामद किया गया। साथ में आरोपी से जी पूछताछ इन 2 महिला और 1 आरोपी जो युवक है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उस लड़की को 2 लाख रुपए में रतलाम में बेच दिया था। उसकी शादी करा दी गई थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बाकी गिरोह के करीब 5 सदस्य जिसमें से 2 को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़े 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसमें एक महिला शामिल है, 1 पुरुष शामिल है। तो 2 लाख रुपए में इस बच्ची को भोपाल से रतलाम में बेचा गया था। उसकी जबरिया शादी वहां पर कराई गई थी और जब जांच के दौरान ये तथ्य आया तो अब जो 3 आरोपी जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं उनसे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अब शक है कि एक लड़की जो है जिसको बेचने का काम इस गिरोह ने किया है, 2 लाख रुपए में इसका सौदा। बिल्कुल, ऐसे में मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है मनोज। ऐसे में जरूरत हो जाती है कि पुलिस भी इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले और जो 2 फरार हैं उनको भी जल्दी पकड़े। बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भैयू जी महाराज की बेटी ने पत्र लिखा है। कुहू ने इंदौर आईजी को पत्र लिखा। कुहू ने सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र लिखा है। तो कुहू को जान की सुरक्षा को लेकर कुहू ने यह पत्र लिखा है। भैयू जी महाराज की बेटी होने का उन्होंने दावा किया है और लगातार वो अब उन्हें डर सता रहा है कि इसीलिए उन्होंने इंदौर आईजी को पत्र लिखा है। कुहू ने सुरक्षा की मांग को लेकर यह पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो सकती है या उन्हें उस तरह की सुरक्षा नहीं मिली जिस तरह होनी चाहिए। ऐसे में सुरक्षा की मांग को लेकर कुहू ने इंदौर आईजी को पत्र लिखा है।
भय्यू जी महाराज की बेटी हैं और उन्होंने आईजी को पत्र लिखा है सुरक्षा की मांग को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर खासतौर से ये पत्र है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़े हैं। विकास, कुहू आजकल सुर्खियों में है और सुरक्षा की मांग को लेकर आईजी को पत्र लिखा है, क्यों? बिल्कुल, संत भय्यू महाराज की बेटी कुहू ने अब आईजी इंदौर को पत्र लिखा है और इसमें अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उन्हें कुछ काम रहते हैं जिसके सिलसिले में शहर और शहर के बाहर भी कई बार उन्हें जाना रहता है। परिवार के कई सदस्य लगातार उनकी चिंता करते हैं, इसी लिहाज से वो पुलिस सुरक्षा चाहती है, पुलिस सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। इसके तमाम कारण भी उन्होंने अपने पत्र में दिए। हालांकि इस पर फिलहाल विचार की बात पुलिस अधिकारियों के मार्फत कही जा रही है, उस पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन के बाद ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पुलिस अपने विचार पर किस तरह से इस पर विचार करती है और क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और अथवा कब तक कराई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा कब सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, जानकारी देने के लिए। तो भय्यू जी महाराज की बेटी कुहू ने इंदौर आईजी को सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र लिखा। देखते हैं कब तक इन्हें सुरक्षा मिलती है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के शाजापुर दौरे की। वे शाजापुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उज्जैन में हुई हिंसा को लेकर, वहां पर हुई उस घटना को लेकर अपना बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उज्जैन में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धर्म संग्रह करने के लिए निकले लोगों पर धर्म विशेष की तरफ से की गई पत्थरबाजी पर उन्होंने इस घटना को निंदनीय और असहनीय बताया है। वहीं उन्होंने शासन और प्रशासन की तरफ से इस मामले में की गई कार्रवाई पर बधाई दी है। शर्मा ने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजों पर कांग्रेस हमेशा से समर्थन करती थी, लेकिन अब वहां पर पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। उन्होंने शासन को नसीहत देते हुए कहा कि जिन धार्मिक स्थलों से बारातों, धार्मिक यात्राओं, रैलियों पर पत्थरबाजी की जाती है, ऐसे स्थलों का शासन द्वारा अधिग्रहण करने के कानून पर विचार किया जाना चाहिए। जिन घटनाकर्मियों को पैदा किया था, अब वो उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि पत्थर चलाना बंद करो, प्यार के फूल फेंको, कोई किसी को ना पकड़ेगा ना कोई किसी को ठोकेगा। अगर अब तो ये ध्यान रखिए, जुलूस हो, जलसे हो, धार्मिक त्योहार हो, बारात हो, बैंड बाजे बजाने का सबको अधिकार है। मंदिर हो, मस्जिद हो, खूब बजाने पड़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं, खूब आरती करो, खूब कोई परेशानी नहीं। लेकिन जुलूस जलसों पर पत्थर फेंकोगे तो इलाज पूरा होगा। और इसलिए आदमी को आदमी की हैसियत से रखो, मानवता में जानवर बनने की कोशिश मत करो। इसलिए कांग्रेसियों से भी हमारी प्रार्थना है कि पत्थरबाजों को ना तो तुम कश्मीर में पाल पाए न मध्य प्रदेश में पाल पाओगे। आदमी भी पर अगर पत्थर फेंकेगा, आदमी के सर से खून निकलेगा तो खून की कीमत पत्थरबाजों से। तो रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया है। कहा है कि कानून तो विधानसभा बनाती है, आप प्रस्ताव दीजिए, कानून बनवाइए। कानून विधानसभा में बनता है, विधानसभा का सत्र तो आयुध करो, बैठ के कानून कौन सा बनाना चाहते हो बनाएंगे। और आप तो इस समय विधानसभा के सर्वेसर्वा हो, अध्यक्ष हो, प्रस्ताव दीजिए, विधानसभा बुलाइए, देखते हैं कौन सा प्रस्ताव है आपका कानून बनाने का। तो वो तो आरोप भी लगाने की कांग्रेस ही ने शह दे रही है। ये इस तरह के जो भी हो रहे हैं पत्थर वाला मामला, ये बीजेपी के लोग घुस के करते हैं और लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये सब में बीजेपी। अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर एक कॉमेडियन को हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। दरअसल नए साल का जश्न था और इस दौरान स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहा था। तब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शो को बीच में रुकवाकर कलाकार को थाने पहुंचा दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। तुकोगंज थाना इलाके में स्थित छप्पन बाजार में एक कैफे पर स्टैंड अप कॉमेडियन यहां पर
ये कॉमेडी कर रहा था और इस कार्यक्रम की जिला प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी कमरुद्दीन खान हमारे साथ जुड़े थे। कमरुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको एक विशेष खबर के साथ छोड़ जाते। कहते हैं आस्था पर सब कुछ भारी होता है और आस्था का एक विशेष रंग इस नए वर्ष पर देखने को मिला है बाबा महाकाल के दरबार में। नए वर्ष पर किस तरह से महाकाल के दर पर एक महा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भले ही देश में कोरोना का साया हो, लेकिन भक्ति की शक्ति ऐसी कि हर कोई कोरोना को मात दे दे। नए साल की पहली सुबह पर मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के आगे शीश झुकाया। प्रशासन ने एहतियातन 4 दिन पहले ही प्रोटोकॉल के साथ दर्शन के इंतजामात किए। बुकिंग के जरिए जहां 28,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं 251 रुपए देकर 80,000 लोगों ने बाबा की शीघ्र दर्शन किए। इस दौरान करीब 40 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद की बिक्री की गई और मंदिर को एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 30 लाख से ज्यादा की कमाई हुई। जो विशेष दर्शन होते हैं 250 रुपए की रसीद कटाकर और प्रसाद जो दिया जाता है, उन दोनों को मिलाकर 29 लाख रुपए की आमदनी जो है वो महाकाल मंदिर प्रशासन को हुई है। और जैसा कि माहौल चल रहा था कि कोरोना के समय ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपजे हैं। और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एक जो अर्थव्यवस्था को और इस प्रकार की गतिविधियों को धक्का लगा था कोरोना के बाद, वो पूरी तरीके से वापस आ रही हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां बाबा के दर्शन कर प्रसाद लिया, वहीं मंदिर के हर कोने का दर्शन कर इस पल को यादगार बनाने के लिए सेल्फियां भी ली। कोरोना के चलते खास एहतियात बरते गए थे। लोगों ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया। नया साल सुख समृद्धि से भरा हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, ऐसी तमाम कामनाएं लोगों ने महाकाल से की। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इस साल नव वर्ष पर रिकॉर्ड आय हुई है। ये आय एक दिन में 250 रुपए की रसीद पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके बताई गई है। जो 31 दिसंबर की जो रात थी और 1 जनवरी का जो सुबह थी, 1 जनवरी की सुबह 6 बजे से शाम जो है 8 बजे तक ये रिकॉर्ड आय तकरीबन 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनों में से होके श्रद्धालु महाकाल मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए गए हैं और यही रिकॉर्ड आय बताई गई है 20 लाख रुपए की। और 20 लाख के अलावा 8 लाख रुपए जो महाकाल मंदिर में लड्डू मिलते हैं उसकी भी हुई है। तो कुल मिला के जो ये आय है तकरीबन 29 लाख रुपए के आसपास की बताई गई है। उज्जैन कलेक्टर की माने तो ये जो आय है अभी तक की सबसे बड़ी आय है, जो कि 250 रुपए की रसीद से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को मिली है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन।